हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 वैदिक एज यानी वैदिक काल के पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उन्हें देख कर आइए बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके बाद में ये चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय हुआ और किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वैदिक एज क्या चीज़ है, ये कब आया, कैसे आया, क्या हुआ। तो इस चैप्टर में हम उसी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पूरा स्टडी करने के बाद एंड के वीडियो में कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, उन MCQ क्वेश्चंस को ज़रूर अटेंड करिएगा। अगर आप उन MCQ क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है। अब बच्चों, ये वाले चैप्टर जो है आप कहीं भी पढ़ेंगे तो बहुत ही थोड़ा अजीब सा फील आता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, अपने सोशल लाइफ के विरुद्ध अपने सोशल लाइफ के तौर पे भी, अपनी कल्चरल लाइफ के तौर पे भी इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आखिर वेदास क्या चीज़ होते हैं। वैदिक एज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वेदास का मतलब क्या चीज़ होता है। तो बच्चों, वेदास क्या चीज़ होते हैं। वेदास को हमने संस्कृत वर्ड से लिया गया है। वेदास को संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या चीज़ होता है, नॉलेज होता है। यानी कि वेद को कहाँ से लिया गया, संस्कृत के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या चीज़ होता है, ज्ञान होता है। अब वैदिक काल क्या चीज़ होता है, वैदिक एज तो क्या चीज़ हुआ था, जो हमारी लास्ट में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत के बाद क्या चीज़ हुआ था, जब पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हो गया तो जो हमारी पूरी समाज थी, पूरी समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और वो छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग ट्राइबल सोसाइटीज़ कहने लगे। उन ट्राइबल सोसाइटीज़ में कुछ प्रीस्ट वगैरह, मॉन्क्स वगैरह, साधु संत वगैरह ने क्या किया, कुछ वैदिक ज्ञान को फैलाने लगे। ठीक है। कुछ वैदिक ज्ञानों की रचना करने लगे और उन्हीं वैदिक ज्ञानों की रचना करने के साथ साथ धीरे धीरे समय आगे बढ़ने के साथ साथ वही वैदिक जो ज्ञान साधु संतों के द्वारा दिया गया उसी को क्या कहा गया, उसी को हम लोग वैदिक लिटरेचर कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं, जिसमें वेदों का ज्ञान हमें मिलता है। तो पूरे नदर्न इंडिया में यानी कि पूरे हमारे नॉर्थ भारत में वेदों की इस काल में रचना हुई थी, इसी वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, वैदिक काल का नाम देते हैं। ठीक है। मतलब कि क्या चीज़ हुआ, वैदिक काल भारत के इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता के अंत की अवधि है जब वैदिक साहित्य की रचना उत्तरी भारत में हुई थी। ठीक है। उत्तरी भारत यानी कि या भारत देख रहे हो, इसके भारत के ऊपर वाले भाग में हुई थी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने देखा वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद संस्कृत भाषा के शब्द से लिए गए जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। वैदिक काल क्या चीज़ होता है, जिस समय वेदों की रचना हुई, जिस टाइम पीरियड के दौरान वेदों की रचना हुई, वैदिक लिटरेचर की रचना हुई यानी वैदिक साहित्यों की रचना है, उस पूरे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। और वैदिक काल में वेदों की रचना कर कौन रहे थे, वेदों की रचना कुछ साधु संत वगैरह कर रहे थे। ठीक है। कई सारे ट्राइबल सोसाइटी की ग्रुप्स की मदद से। अब आगे देखिए, बोर्ड अराउंड द सेम टाइम वी फाइंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द अराइवल ऑफ द न्यू पीपल नॉन एज आर्यंस और इंडो आर्यंस। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस समय हमारे सोसाइटी में वेदों की रचना हुई थी उसी समय हमें कुछ क्या मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य किस चीज़ के मिलते हैं, कुछ नए लोगों के आगमन का भारत में। वो नए लोग कौन थे, आर्यंस थे, जिसे हम इंडो आर्यंस कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ उसके बाद जो पीरियड आया उस पीरियड को हम वैदिक काल बोलते हैं। जो वैदिक काल था, वैदिक काल के समय में भारत में कौन लोग आए थे, वैदिक काल के समय में भारत में आर्यंस आए थे। इन्हीं आर्यंस को हम लोग इंडो आर्यंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ये आर्यन क्या चीज़ होता है, The word Aryan is derived from the Sanskrit word Arya, which means noble, not ordinary. जो आर्यन शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्द आर्य से लिया है। अब आर्य का मतलब होता है नोबल, यानी कि ऐसा इंसान
नोबल यानी कि ऐसा इंसान जो बहुत ही ऊंची लेवल का हो, ठीक है, जो साधारण ना हो, जो महान इंसान हो, ठीक है। तो आर्यन का मतलब क्या चीज़ होता है? महान, बुद्धिमान, जो आम इंसानों जैसा ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्यन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका अर्थ है महान और जो व्यक्ति सामान्य ना हो। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक काल की जो समय है, जो वेदों की नॉलेज है, उसे कौन लेके आते हैं? आर्य इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। आर्य ऐसे कहते थे, आर्य जब भारत में आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत के जो लोग थे उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, उन्हें मतलब संस्कृत वगैरह की नॉलेज नहीं है, उन्हें गॉड के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। तो आर्य ने क्या किया था? ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग ही जो थे वो संस्कृत भारत में लेके आए थे, वही बहुत सारी रीति रिवाज इन सब पूरे वैदिक पीरियड को भारत में लेके आए थे। इसीलिए जो आर्यन थे वो अपने आप को बहुत ही महान समझते थे। आर्यन अपने आप को आर्य कहते थे, यानी कि वो लोग महान हैं। और भारत के लोगों को क्या वो बोलते थे? अनार्य बोलते थे, मतलब कि बहुत ही नीचे किस्म के इंसान हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास जो आर्य लोग भारत में आए थे, इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन से सवाल उठाते हैं कि कई बोलते हैं कि आर्यंस भारत में से ही आए थे, कई बोलते हैं आर्यन सेंट्रल इंडिया से आए थे, कई बोलते हैं कि आर्यन जो थे वो यूरोप से आए थे। तो बहुत सारी हिस्टोरियन से सवाल पे ये सवाल करते हैं कि आखिर आर्यंस आए कहाँ से थे। मगर जो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है, मतलब जिस थ्योरी को हम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो मैक्स मूले की थ्योरी है। अब देखिए, मैक्स मूले क्या चीज़ बोलते हैं? मैक्स मूले अपनी सेंट्रल एशियन थ्योरी देते हैं, सेंट्रल एशियन थ्योरी, जिसे मध्य एशिया सिद्धांत बोलते हैं। इसके हिसाब से प्रोफेसर जो मैक्स मूले थे, उन्होंने कहा था कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल इंडिया से आए थे, ठीक है। आर्यंस कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अब ये मध्य एशिया कहाँ पर है, मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप, ये हमारे पास एशिया का मैप है। एशिया के मैप में मैंने यहाँ पे कुछ एरोज दिखाए हुए हैं आपको। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास है ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास है वेस्ट डायरेक्शन, ये ऊपर वाला हमारे पास है नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे वाला हमारे पास क्या है? साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होगी। अब देखो, सेंट्रल मतलब बीच में, यानी कि कहीं इस वाले भाग में से, ठीक है। यानी ये वाला भाग कौन सा है? देखो, पूर्व भाग में हमारे चाइना वगैरह आ जाते हैं, पश्चिम भाग में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा सऊदी अरब, और इसके अलावा हमारा तुर्की वगैरह आ जाता है। उत्तरी भाग में हमारा रशिया आ जाता है, दक्षिणी भाग में हमारे भारत का नीचे वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया, यानी, और बीच वाला भाग यानी ये है हमारे सेंट्रल इंडिया, जिसमें कजाकिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ हमारी कौन सी है? सेंट्रल इंडिया है। तो प्रोफेसर मैक्स मूले क्या बोलते हैं कि ये रहा भारत, ठीक है, ये रहा भारत। भारत में आर्यन कहाँ से आए थे? यहाँ से आए थे, ठीक है। ये वाले सेंट्रल इंडिया के पार्ट से आर्यंस आए थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी को? आर्यंस कहाँ से आए थे भारत में? ये रहा सेंट्रल इंडिया पूरा, इस सेंट्रल इंडिया से भारत में एंटर होते आर्यंस। तो अब देखिए, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा था, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशियाई सिद्धांत दिया था, सेंट्रल एशियन थ्योरी। उसके तहत उन्होंने क्या कहा था कि आर्यंस जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? सेंट्रल इंडिया से आए थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारी जिस पीरियड की शुरुआत होती है, उस पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं, यानी वैदिक काल बोलते हैं। अब देखो, वैदिक काल हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वैदिक काल 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है? पहली तो देखिए, पार्ट कौन कौन से? जो हमारा पहला वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड का जो पहला पार्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, या हिंदी में बोलते हैं इसे ऋग वैदिक काल, जिसका समय पीरियड क्या चीज़ है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उसका समय पीरियड कब है? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। मतलब कि देखो, पूरा वैदिक पीरियड का समय हमारा कब से कब तक है? 1500 से लेकर 600 तक है, यानी लगभग 900 सालों का जो समय पीरियड है वो पूरा वैदिक काल का समय पीरियड है, ठीक है। जिसमें से भी क्या बोल रहा है? 1500 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक काल चला था, यानी कि लगभग 500 साल। और उत्तर वैदिक पीरियड कब से कब चला था? 1000 बीसी से 600 बीसी तक, लगभग 400 साल। देखो, जो हमारे ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड में वैदिक काल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस पीरियड में हम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में पूरा वैदिक पीरियड का जो समय था, वैदिक काल का जो समय था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया था, ठीक है। इसी वजह से इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमें।
तो ऋग वैदिक काल कब से कब था? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल कब था? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ वेदास की बात करते हैं, वेद के प्रकार की बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया कि वेद क्या चीज़ होती है, वेदास क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड कब से कब तक आया, उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल एशियन थ्योरी क्या चीज़ होती है, फिर हमने देखा वैदिक काल के कितने चरण हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो वेदास थे इसके कितने प्रकार हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वेदास के 4 प्रकार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदा। वेदा के कितने 4 प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, ठीक है। यानी 4 तरह के वेद हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझो कि 4 तरह की ऐसी किताबें आई वैदिक पीरियड में जो हमें वेदों के बारे में और वहाँ उस समय की जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक ज़िंदगी थी, वो किस तरीके से थी उसके बारे में हमें बहुत नॉलेज देते हैं। वो 4 वेद थे कौन कौन? वो 4 वेदों में पहला था हमारे पास ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा था हमारे पास सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद और चौथा था अथर्ववेद। कौन कौन सा था? सबसे पहले था ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद और चौथा था हमारे पास अथर्ववेद। इन सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए ऋग्वेद क्या चीज़ थी। तो ऋग्वेद क्या चीज़ थी? द ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। ऋग्वेद क्या थी बच्चों? ऋग्वेद कलेक्शन थी। किस चीज़ की कलेक्शन थी? 1028 हाइम्स थी, मतलब कि 1028 मंत्रों की, ठीक है। ऋग्वेद में क्या थे? 1028 मंत्रों और 10 मंडलों का क्या चीज़ था? एक कलेक्शन था, संग्रह था। हाइम्स मतलब होते हैं मंत्र, यानी 1028 उसमें मंत्र मिले और 10 मंडल्स मिले। 10 मंडल्स यानी कि वो जो पूरी ऋग्वेद थी वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी ऋग्वेदा किताब है, ऋग्वेदा पूरी ऋग्वेदा पूरी वैदिक काल की सबसे पुरानी वेद मानी जाती है। ऋग्वेद क्या चीज़? पूरी वैदिक काल की सबसे पुरानी वेद मानी जाती है, ओल्डेस्ट वेदा के नाम से जानी जाती है। और लगभग इसकी रचना कब हुई? 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, ठीक है। तो ऋग्वेद को सबसे वैदिक पीरियड में सबसे पुराना वेद माना जाता है, ठीक है। और इसकी रचना कब हुई थी? आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1028 मंत्र थे और 10 मंडल्स थे। अब देखो, अब ऋग्वेद के समय में क्या चीज़ होता था? अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऋग्वेद के समय में आखिर ये किताबें कैसे लिखी गई? आज से 3500 साल पहले तो ना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होते थे, ना कुछ होता था, तो किस तरीके से ये किताबें वगैरह लिखी गई? तो क्या चीज़ होता था? पुराने समय में हमारे पास तो बुक्स वगैरह, प्रिंट वगैरह ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। तो उस समय क्या सिस्टम वर्क करता था? उस समय रिसाइटेड एंड हेयर्ड का सिस्टम वर्क करता था। मतलब कि जो जितने भी प्रीस्ट वगैरह होते थे, जितने भी संत वगैरह होते थे, वो क्या करते थे? अपने शिष्यों को जितनी भी वैदिक नॉलेज थी, वैदिक नॉलेज को अपने शिष्यों को सुनाते थे, ठीक है। और शिष्य क्या करते थे? उन्हीं नॉलेज को सुनते थे और आगे अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो क्या चीज़ होता था? तो पुराने समय में क्या चीज़ होता था? वेदों को रिसाइड किया जाता था और हेड किया जाता था, मतलब कि सुना और सुनाया जाता था। इस तरीके से क्या चीज़ होता था? जो वैदिक सारी जानकारी होती थी वो पीढ़ियों तक चलती रहती थी, ठीक है। कि गुरु के बाद शिष्य सुनाया करता था, शिष्य फिर अपने शिष्यों को सुनाया करता था। इस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। उसके बाद देखिए तो बोल रहे दे आर द अर्लीस्ट कंपोजिशन एंड हेंस डिपिक्ट द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल। क्योंकि देखो हमारी जो ऋग्वेदा किताब है, ऋग्वेदा किताब सबसे पुरानी किताब है, आज से 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। तो सबसे पुरानी किताब होने के साथ ही इसी वजह से ही ये हमें उस समय के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाती है, ठीक है। कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, वहाँ के लोगों की क्या मान्यताएं होती थी, वहाँ के लोग की आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, ये सारी जानकारी हमें ऋग्वैदिक पीरियड से मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इट वॉज रिटन डाउन सर्वरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंप्लीटेड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। तो ये देखो ये हज़ारों सेंचुरी से लिखता चला आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा हज़ारों सेंचुरी से लिखती चली हुई आई थी, मगर इसकी प्रिंटिंग कब हुई थी? लगभग आज से 200 साल पहले, जब इसको प्रॉपर वे से बुक्स वगैरह में नोट किया गया, उसके बाद इसकी प्रिंटिंग वगैरह आई थी, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम टेक्स्ट रिटन इन रिलीजियस फिलोसफीज। देखो वैदिक पीरियड में
ये जो चारों वेद थे, इनके अलावा भी कई सारी चीज़ों की रचना हुई थी। इन सारी चीज़ों की रचना में कुछ वैदिक फिलोसफीज़ वगैरह की रचना हुई थी, यानी वैदिक साहित्यों की रचना हुई थी। उसमें से क्या चीज़, कुछ ब्राह्मण थे, अरंकास थे, सूत्रास थे और उपनिषद वगैरह थे। ठीक है, कि मतलब कि देखो वैदिक पीरियड में सिर्फ वेदों की रचना नहीं हो रही थी, वेदों की रचना के साथ साथ में कुछ और उपनिषदों की रचना हुई। उन उपनिषदों में क्या चीज़ था, ब्राह्मण, अरंकास, सूत्रा और उपनिषद थे। अब क्या बोल रहे हैं, इन वैदिक लिटरेचर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो क्या चीज़ था कि जो आज के समय में जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स वगैरह थे, ब्रिटिशर्स वगैरह कहते थे कि हम लोगों के पास बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब कि हम लोगों को सिविलाइज किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया। मगर ये बात बिल्कुल ही गलत थी। ये बात कैसे गलत थी, क्योंकि आज से 3,500 साल पहले भी हमारे भारत में साइंस और मैथमेटिक्स जैसी चीज़ें थी, यानी कि आप समझ सकते हो ना हम लोग कितने एडवांस लेवल पे थे। हमें साइंस की नॉलेज थी, हमें मैथ्स की नॉलेज थी, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी। इसका मतलब है हमारा कल्चर बहुत ही वास्ट था, हमारा कल्चर बहुत ही सिविलाइज था। ठीक है, जबकि जो आज के समय के ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमारा कल्चर इतना ज़्यादा सिविलाइज नहीं था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता किससे लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता वैदिक पीरियड से ही लगता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे ट्राइब्स थे, कई छोटे छोटे स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स थे। वो कौन कौन से थे, अनु, पुरु, भारता एक्सेट्रा। इनमें से भी देखिए कुछ जो ट्राइब्स थे, जैसे कि कुरु हो गया, पंचाल हो गया और विदेहा हो गए, ये आगे चल के बड़े राज्यों की इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से ये सारी कई सारी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो काफ़ी बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। उस समय देखिए ऋग वैदिक पीरियड में जो राजा की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, और जो सबसे पावरफुल राजा होता था उसको क्या कहते थे हम लोग, सम्राट कहते थे। ठीक है, इसके अलावा राजा की सहायता के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे। उन ऑफिसर्स में कौन कौन हुआ करते थे, मुख्य 3 होते थे। प्रीस्ट होता था, एक सेनानी होता था और एक ग्रामीणी होता था। प्रीस्ट क्या चीज़ होता था, राजा को क्या करता था, प्रीस्ट यानी जो हमारे पास प्रीस्ट जिसे हम बोलते हैं पुजारी का काम क्या होता था, वो मुख्य सलाहकार और धार्मिक मामलों के प्रमुख था। मतलब कि राजा को कोई भी इम्पोर्टेंट सलाह देनी हो और धार्मिक मामलों से रिलेटेड सारी चीज़ों की जो देखभाल करता था वो कौन करता था, प्रीस्ट करता था उस समय। ठीक है, इसके अलावा सेनानी होता था। सेनानी का काम क्या चीज़ होता था, वो मिलिट्री का हेड होता था। राजा की जो मिलिट्री होती थी उसका जो हेड होता था, पूरी मिलिट्री को संभालने का काम कौन करता था, सेनानी करता था। और ग्रामीणी का काम क्या होता था, वो विलेज का हेड होता था। ठीक है, मतलब कि एक गाँव का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी होता था। तो इसके अलावा देखिए संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नॉन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत को किस फैमिली का पार्ट माना गया, जो आज हम संस्कृत बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड में जो संस्कृत बोली जाती थी उसे इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट माना गया था। अब ये इंडो यूरोपियन क्या चीज़ है, इंडो यानी कि भारत और यूरोपियन मानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब देखो ये चीज़ कैसे है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि सारी भाषाएं आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, उसी में से संस्कृत भी एक भाषा है। जो संस्कृत भाषा को किस फैमिली का लैंग्वेज माना जाता है, इंडो यूरोपियन फैमिलीज का। कई सारी भाषाएं जैसे कि हमारे पास इंग्लिश हो गई, हमारी फ्रेंच हो गई, ग्रीक हो गई, स्पेनिश हो गई, हिंदी होगी, कश्मीरी होगी, सिंधी होगी एक्सेट्रा, ये सारी भाषा को एक ही माना जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए माना जाता है, ऐसा कहा जाता था कि वैदिक पीरियड से पहले, मतलब कि वैदिक पीरियड के दौरान जो सभी लोग थे अलग अलग कंट्री से, चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, ग्रीक हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, संस्कृत हो, ये सभी भाषाएं बोलने वाले लोग एक ही जगह पे रहते थे। ठीक है, तो जब ये एक ही जगह रहते थे तो उसी जगह से ही एक ही भाषा का उदय हुआ, और बाद में जब ये लोग अलग अलग जगहों पर चले गए तो यही भाषा ने क्या कर लिया, अपना अलग रूप ले लिया था। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल इन सभी भाषाओं का जन्म एक ही भाषा से हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे संस्कृत में आप मात्र वर्ड पढ़ते हो, ठीक है, संस्कृत में आप मात्र पढ़ते हो, हिंदी में यही शब्द माँ बन जाता है और इंग्लिश में यही सब क्या बन जाता है, मदर। तो आप देख रहे हो इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ है, तीनों ही माँ से ही शुरू हो रहे हैं, मात्र, माँ, मदर। यानी आप देख रहे हो ना कि कहीं ना कहीं ये सारी लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज हुई होगी, और समय के साथ साथ जब ये सभी लोग अलग अलग जगहों पर गए तो इन्होंने उसी चीज़ को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो संस्कृत भी क्या चीज़ है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ऋग्वेद में कई नदियाँ वगैरह बहती थी। उन नदियों में कौन कौन सा था? इंडस था, हमारी सिंधु नदी थी, झेलम थी जिसे उस समय वितस्ता कहा जाता था, चिनाब थी जिसे असिकनी कहा जाता था, रावी थी जिसे परुष्णी कहा जाता था, व्यास जिसे विपाश कहा जाता था। तो ऋग्वेद के समय में टोटल 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वेद के समय में टोटल कितनी नदियाँ बहती थी? 7 नदियाँ बहती थी। वैदिक टाइम में सबसे जो पवित्र नदी माना जाता था, मोस्ट सेक्रेड रिवर किसे माना जाता था? सरस्वती नदी को माना जाता था। और पंजाब में क्या चीज़ था उस समय? पंजाब में उस समय पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था, क्योंकि पंजाब में उस समय 7 नदियाँ बहती थीं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अब देखिए ऋग्वेद के समय में 3 गॉड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले हमारे पास अग्नि थे जिन्हें फायर का देवता कहा जाता था, एक इंद्र थे जिन्हें वॉरियर गॉड कहा जाता, और सोमा थे जिससे एक ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी। मतलब कि 3 इंपॉर्टेंट गॉड थे। इंद्र थे जिन्हें योद्धाओं का देवता कहा जाता था, मतलब कि किसी भी वॉर वगैरह में जाना है तो किसको रिप्रेजेंट करते थे? तो मेन गॉड कौन थे वॉर वगैरह के लिए? वो थे इंद्र। इसके अलावा अग्नि को एक तरीके से क्या किया जाता था, माना जाता था उस समय मीडिएटर के तौर पे माना जाता था। अग्नि को मीडिएटर के तौर पे क्यों माना जाता था? ऐसा माना जाता था कि अगर भगवान तक आपको कोई भी संदेश पहुंचाना है तो उस चीज़ को अगर आप अग्नि में दहन कर देते हो तो वो चीज़ सीधा गॉड तक पहुंच जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अग्नि क्या करती है, उस चीज़ को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। अगर आप किसी भी चीज़ को डालते हो उसके अग्नि के अंदर तो अग्नि उस चीज़ को जला देती है, अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। तो ऐसा लोग बिलीव करते थे, अग्नि ने कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब कि वो चीज़ जो है, वो जो मैसेज है वो भगवान तक पहुँच गया। ठीक है, इस वजह से अग्नि को एक इम्पॉर्टेंट गॉड माना जाता था। इसके अलावा एक सोमा होता था। सोमा एक पौधा होता था जिससे ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था, एक शरबत तैयार किया जाता था। ठीक है, तो ये 3 गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ऋग्वैदिक पीरियड में। तो इन सब के अलावा क्या चीज़ हुआ? यूनेस्को ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को वर्ल्ड लेवल पर यूनेस्को ने क्या किया? ऋग्वेदा को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में शामिल किया है। मतलब कि ऐसा कहा है उन्होंने कि ऋग्वेदा जो है सबसे पुरानी ग्रंथ है और ये हमारे समाज के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। इस वजह से ये विश्व मानव विरासत को दर्शाती है। ठीक है, ये विश्व मानव विरासत को दर्शाती है। इस वजह से यूनेस्को ने इसे क्या वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास किसकी? ऋग्वेद के बारे में। तो एक बारी रिवाइज करते हैं, हमने ऋग्वेद के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र थे जो कि 10 मंडल्स में डिवाइडेड थे। ये सबसे पुराना वेद है, लगभग कितने साल पुराना है? 350 साल पुराना। इसे सुना और सुनाया जाता था उस समय में। ठीक है, लगभग 200 साल पहले इसकी प्रिंटिंग वगैरह हो गई थी। ये उस समय के लोगों के सोशल लाइफ के बारे में दर्शाती हैं। तो ऋग्वेद के समय में कई सारे और भी ग्रंथों की रचना है जिसमें ब्राह्मण्स, आर्यंका, सूत्र और उपनिषद थे। ठीक है, हमें साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में भी उस समय की जानकारी मिलती है। और कुछ ट्राइबल किंगडम्स आए थे, हमने देखा कि अनु, पुरु, भारता। ठीक है, और बाद में चल के यही ट्राइबल किंगडम्स बड़े ट्राइबल किंगडम्स में बदल गए थे, जैसे कुरु, पंचाल, विदेहा। सबसे पावरफुल राजा को सम्राट कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए कुछ ऑफिसर्स होते थे, जैसे प्रीस्ट हमने देखा जो कि धार्मिक सलाहकार हुआ करता था, पुजारी यानी कि सेना का मुखिया सेनानी हुआ करता था। ग्रामीण क्या होता था? ग्रामीण गांव का मुखिया हुआ करता था। इसके अलावा हमने देखा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में देखा कि सारी लैंग्वेजेस एक ही जगह से आई हुई हैं। हमने देखा कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। पंजाब में उस समय 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, अग्नि, इंद्र और सोमा। उसके बाद हमने देखा यूनेस्को ने ऋग्वेदा को किस में शामिल किया है? वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में शामिल किया है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद क्या चीज़ थी? असल में बच्चों देखो, सामवेद क्या चीज़ थी? जितने भी ऋग्वेद के मंत्र थे उन्हीं वही सारे मंत्र सामवेद में भी हैं, मगर क्या किया हुआ है? सामवेद में उसी चीज़ को पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कि इस तरीके से बना दिया गया ताकि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र थे उन सभी को गाया जा सके। ठीक है, मतलब कि सामवेद ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए श्लोकों का संग्रह है, लेकिन गायन की सुविधा के लिए काव्यात्मक रूप में व्यवस्थित किया गया। मतलब कि ऋग्वेद के सारे मंत्रों को सामवेद में शामिल किया गया और इस तरीके से बनाया गया ताकि इसे गाया जा सके। सिंपल सी बात। यजुर्वेद क्या चीज़ है? यजुर्वेद में क्या चीज़ बताया गया है? यजुर्वेद में सारे रिचुअल्स बताए गए हैं।
ठीक है। इसमें सारे रीति रिवाज हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से कोई भी काम करना है, कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी यजुर्वेद में। जबकि अथर्ववेद में हमारी कौन सी चीज़ें अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स के बारे में बताया गया है। मतलब कि जितने भी जादू टोने टोटके, जितने भी बीमारियों वगैरह के इलाज हैं, ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं? ये सारी चीज़ें हमारी अथर्ववेद में बताई गई हैं। तो अभी तक हमने 4 वेदों के बारे में देखा। ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब थी। सामवेद में ऋग्वेद की सारी नॉलेज, ऋग्वेद के सारे मंत्र सामवेद में आ गए, ठीक है, और जिसे गायन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यजुर्वेद में क्या चीज़ है? यजुर्वेद में सारे रिचुअल्स हैं कि किस तरीके से सारे रीति रिवाज को फॉलो करना है, परफॉर्म करना है। अथर्ववेद में क्या चीज़ है? अथर्ववेद में जादू, मंत्रों के बारे में और बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, उस समय में लोगों को दर्शाने के लिए, लोगों को वर्णन करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखो, देयर आर सर्वरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ दे डू, लैंग्वेज दे स्पोक, द प्लेस दे बिलोंग टू, द फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। उस समय क्या होता था? लोगों के वर्णन करने के कई तरीके थे, ठीक है। कि पहला ये चीज़ था कि लोग क्या काम करते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो कौन सी जगह पे रहते हैं, किस परिवार से आते हैं, उनकी समुदाय कौन सी और किस संस्कृति प्रथाओं को फॉलो करते हैं। इन सभी बेसिस पर क्या किया जाता था? तो लोगों को वर्णन किया जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? देयर आर 4 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। ऐसे 4 ग्रुप हैं, ठीक है। उनके काम के आधार पर उनके 4 ग्रुप उस समय बना दिए गए थे। किस समय? वैदिक पीरियड के समय में। तो वैदिक पीरियड के समय में देखो 4 मेन ग्रुप्स थे, ठीक है। 4 मेन ग्रुप्स में सबसे पहले नंबर पे थे ब्राह्मण, उसके बाद थे क्षत्रिय, उसके बाद थे वैश्य, उसके बाद थे शूद्र, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या चीज़ थी? जो ब्राह्मण की पोजीशन थी वो सबसे ज़्यादा हाई होती थी, ठीक है। उसके नीचे क्षत्रिय आता था, उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्र। देखो, ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। क्या चीज़ होता था नॉर्मली कि जो जिस हिसाब से काम करता था उसको उस जाति में भेज दिया जाता था, ठीक है। कि जैसे ब्राह्मण था, उसमें ब्राह्मण का क्या काम होता था? देयर जॉब वाज टू रीड, टीच एंड लुक आफ्टर रिलीजियस। उसका काम क्या होता था? पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक कार्य करना होता था, ठीक है। तो मतलब उस समय वैदिक पीरियड के समय में जो लोग सॉरी, तो वैदिक पीरियड के समय में जो लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे और धार्मिक काम करते थे उन्हें ब्राह्मण बोल दिया जाता था। और जो लोग वॉरियर क्लास के थे, मतलब जो लोग योद्धा होते थे, जिनका काम लड़ना होता था, जो बहादुर होते थे, उनको क्षत्रिय बना दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे मोटे फार्मर्स होते थे, जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे, उनको क्या बोल दिया जाता था? उन लोगों को वैश्य बोल दिया जाता था। इसके अलावा जो स्लेव क्लास हुआ करते थे, लोगों की क्या करती थी? इन तीनों ग्रुप के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती थी, ठीक है, इनकी हेल्प करने के लिए होती थी। इसको शूद्र बना दिया गया था। मतलब कि ब्राह्मण का काम क्या होता था? पढ़ना लिखना होता था और धार्मिक काम देखना होता था। क्षत्रिय का काम क्या होता था? युद्ध लड़ना होता था। वैश्य का काम क्या होता था? ये लोग किसान हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। शूद्र क्या होते थे? ये लोग स्लेव क्लास हुआ करते थे, गुलाम क्लास, जो कि मदद करते थे बाकी तीनों ग्रुप्स की। देखो, स्टार्टिंग में क्या चीज़ होता था? स्टार्टिंग में जो हमारी कास्ट सिस्टम थी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी, मतलब कि इतनी ज़्यादा कठोर नहीं थी, ठीक है। मतलब जो जैसा काम करेगा सिंपली उसके हिसाब से उसको कास्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जैसे एक ही परिवार में कई कास्ट निकल सकते थे कि मान लो कि मदर जो है, मदर घर का काम करती हैं, मतलब कि कोई काम मतलब दूसरा बाहरी काम नहीं करती, तो उनको शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। मान लो कि जो फादर हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पूजा पाठ का काम करते हैं, तो उन्हें ब्राह्मण बना दिया गया। जो बेटा है वो व्यापार करते हैं, तो उसे क्या बना दिया गया? वैश्य बना दिया गया। इसी तरह मतलब कि एक ही फैमिली में कई सारी जातियों के लोग हो सकते थे। तब ये इतनी ज़्यादा कठोर नहीं थी, मगर समय के साथ साथ ये क्या बन गई? ये हेरिडेटरी बन गई और रिजिड बन गई। मतलब कि हेरिडेटरी मतलब कि समय के साथ साथ में जैसे कि ब्राह्मण कहने लगे कि ब्राह्मण का जो बेटा होगा वो भी ब्राह्मण बनेगा, ठीक है, और शूद्र का जो बेटा होगा वो भी शूद्र बनेगा, क्षत्रिय का जो बेटा होगा वो भी क्षत्रिय बनेगा, ठीक है। तो इसको हेरिडेटरी बना दिया गया और बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा समय के साथ साथ वो शूद्र व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ऐसा होता क्यों था? इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझो कि आखिर इसे हेरिडेटरी बना क्यों दिया गया, कि आखिर ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण क्यों बनेगा। तो ऐसा होता था कि मतलब
ब्राह्मण समय के साथ साथ ब्राह्मण की जो सोसाइटी में डोमिनेंस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊंचे लेवल पे आ गए थे। तो ब्राह्मण सोचने लगे कि उसका जो बेटा है उसमें ब्राह्मण वाली क्वालिटी है नहीं, उसमें क्षत्रिय वाली क्वालिटी है नहीं, उसमें वैश्य वाली क्वालिटी है नहीं, उसमें क्वालिटी शूद्र वाली है। तो ब्राह्मण सोचा था कि मेरा बेटा आके शूद्र कैसे बन सकता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने नया ही सिस्टम लेके आया कि हाँ मेरा भी ब्राह्मण का बेटा अब ब्राह्मण ही बनेगा। तो ये एक मतलब मैं थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हुआ होगा। कि मान लो क्षत्रिय उस समय राजा वगैरह हुआ करते थे। अब राजा अपने बेटे को शूद्र कैसे बना सकता है, या फिर राजा अपने बेटे को वैश्य वगैरह कैसे बना सकता है। तो राजा बोलता था मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा बेटा भी क्षत्रिय होगा। तो इस समय से क्या चीज हुआ, जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को हेरिडिटरी बना दिया। और समय उसके बाद धीरे धीरे क्या चीज हो गई, ये इतनी ज्यादा रिजिड हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इस प्रथा को कठोर मान लिया गया। और बाकी जो नीचे लेवल के लोग थे, शूद्र कैटेगरी के लोग थे, उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी आज भी देखो, आज भी वही कास्ट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। आज भी आप अपने घर में देखोगे, अपने परिवार में देखोगे, तो यही सारी चीज़ें जो कास्ट सिस्टम है इसी बेस पे तो जज की जा रही हैं, ठीक है। ये नहीं देखा जा रहा है कि किसी के अंदर क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से मतलब उस समय की प्रथाएं चली आ रही हैं कि उस समय ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय, तो वही चीज़ हेरिडिटरी होकर आज के समय में भी चली आ रही है, ठीक है। अब देखिए, द वैदिक पीपल वर गुड वॉरियर्स एंड पार्टिसिपेट इन वॉर्स। तो क्या चीज़ होते थे, वैदिक पीपल अच्छे योद्धा होते थे, ठीक है, और वो युद्ध वगैरह में पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके अलावा उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या चीज़ होता था, खेती करना, एनिमल हस्बेंड्री, पशु वगैरह को पालना, इंडस्ट्री, छोटे मोटे उद्योग वगैरह और व्यापार वगैरह भी वो लोग करते थे, ठीक है। अब उस समय क्या चीज़ होता था, उस समय जो बार्टर सिस्टम था वाज प्रीवेलेंट इन ट्रेड। व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। इसका मतलब देखो, उस समय नोट्स वगैरह होते नहीं थे, सिक्के वगैरह होते नहीं थे, तो क्या होता था कि उस समय बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता था। यानी कि मान लो कि मुझे 1 किलो चावल लेना है, ठीक है, तो मैं उस 1 किलो चावल लेना है और मेरे पास क्या है, गाय का दूध वगैरह है, तो मैं क्या करूंगा, जिससे मुझे चावल लेना है उससे मैं दूध दे दूंगा बदले में, और बदले में मुझे चावल दे देगा। तो वस्तु के बदले में वस्तु का क्या किया जाता था, शेयरिंग की जाती थी। तो यही चीज़ था हमारे पास बार्टर सिस्टम। इसके अलावा क्या चीज़ है, वैदिक पीपल को स्पोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी पसंद थे। चैरियट रेसिंग, मतलब जो हमारी रथ की जो दौड़ होती है, हॉर्स रेसिंग, घुड़सवारी, शिकार वगैरह, ये सारी चीज़ें भी करते थे। इसके अलावा डांस, सिंगिंग, चौपाड़, ये सारी चीज़ें भी उस समय के लोगों के एंटरटेनमेंट का मुख्य साधन थी। अब वैदिक पीरियड में वुमन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी। उस समय महिलाओं की जो दर्जा था काफ़ी ऊंचा माना जाता था। महिलाओं को अपनी मर्जी से विवाह करने का, महिलाओं को अपनी मर्जी से शिक्षा लेने का, कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार था, ठीक है। कोई भी जो धार्मिक रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे बिना महिलाओं की उपस्थिति के नहीं किए जाते थे, ठीक है। यानी उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बाद में समय के साथ साथ ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। अब कुछ फेमस जो महिलाएं उस समय की वो कौन कौन से, अपाला, घोषा एंड विश्ववारा थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या हुआ, जो रिलीजियस बिलीफ थे वैदिक लोगों की, जो धार्मिक मान्यताएं बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। वो लोग क्या करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे, कि नेचर यानी प्रकृति को, यानी अग्नि हो गया, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स हो गए, इसके अलावा जो हमारी बारिश हो गई, इन सारी चीज़ों को क्या करते थे, वर्शिप करते थे। इसके अलावा क्या चीज़ है, जो रिलीजियस सैक्रिफाइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तो थे ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है। मतलब ऋग वैदिक काल में ये सारी चीज़ें जो सैक्रिफाइसेस थे, रिलीजियस सैक्रिफाइसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। मगर वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगी। कब, वैदिक पीरियड में। मतलब कि वही पूजा पाठ करवाने के लिए क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा पैसे की मांग करने लगी, दान दक्षिणा, ये सारी चीज़ों का दिखावा होने लग गया था। आज के समय में भी आप देखो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा देखो, आज से हमारी जो ऋग वैदिक पीरियड थी, आज से 3500 साल पहले भी हमारी मेडिकल साइंस जो थी वो बिल्कुल अपने बहुत ही ऊंचे लेवल पे थी, बहुत ही एडवांस लेवल पे थी। कैसे हमें पता लगता है, एक ये हमें चरक संहिता नाम की बुक से पता लगता है, जो कि किसने लिखी थी, महर्षि चरक ने लिखी थी। इसमें उन्होंने कई सारी बीमारियों के इलाज के बारे में बताया था, उन्होंने कई सारे ऑपरेशंस के बारे में बताए थे। मतलब कि पूरी मेडिकल साइंस के बारे में डिटेल नॉलेज थी हमारे आयुर्वेद में ही। और तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं कि हम लोग अज्ञान थे, हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें की नॉलेज हमें मिलती है वहीं से।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था, ठीक है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब फटाफट इस चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। आप अपने मन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेदास। जो वेद होता है उसका मतलब क्या चीज़ होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि वेद का मतलब क्या चीज़ होता है। वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। किस शब्द से लिया गया वेद, हमारे संस्कृत शब्द से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है नॉलेज। अच्छा, व्हेन वाज वैदिक पीरियड स्टार्टेड। वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ, वैदिक काल कब शुरू हुआ। तो याद कीजिए वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1500 BC में, ठीक है। और वैदिक पीरियड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। वैदिक पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हमने देखा था। एक था अर्ली वैदिक पीरियड, एक था हमारे पास पोस्ट वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब तक था, 1500 से लेकर 1000 तक। और पोस्ट वैदिक पीरियड कब से कब तक था, 1000 से लेकर 600 BC तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, द वर्ड वेदास हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश लैंग्वेज। जो वेदास थे कौन सी भाषा से लिए गए, तो याद कीजिए वेदास कौन सी भाषा से लिए गए, संस्कृत भाषा से लिए गए, ठीक है। और वेदास का मतलब क्या चीज़ होता है, हमने अभी पढ़ा, वेदास का मतलब होता है नॉलेज। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्य। आर्य का मतलब क्या चीज़ होता है, याद करो, आर्य का मतलब होता है नोबल इंसान, जो बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो, महान इंसान हो। हमने देखा कि आर्य आए कहाँ से थे, आर्य आए थे हमारे पास सेंट्रल एशिया से, ठीक है। आर्य अपने आप को क्या बोलते थे, बुद्धिमान बोलते थे, और भारतीयों को क्या बोलते थे, अनार्य बोल लेते थे। अच्छा, हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी कौन लेके आए थे, तो याद होगा सेंट्रल एशियन थ्योरी कौन लेके आए थे, प्रोफेसर मूरे। प्रोफेसर मूरे के अकॉर्डिंग जो आर्य लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके बाद देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के कितने स्टेट्स थे, अभी हमने पढ़ा 2 स्टेट्स थे, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास। वेदास कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हमारे पास, पहला हमारे पास ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, 4 तरह के वेदास थे, ठीक है। और सबसे पुराना वेदा कौन था हमारे पास, डैश इज द ओल्डेस्ट वेदा। कौन सा वेद है हमारे पास, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अच्छा, विलेज के हेड को क्या कहा जाता था, सेनानी, ग्रामीणी, प्रीस्ट या नन ऑफ द अबव। सेनानी तो कहा जाता था हमारे मिलिट्री के हेड को, प्रीस्ट कहा जाता था हमारे जो धार्मिक मामलों को जो देखते थे और राजाओं को जो सलाह देते थे। ग्रामीणी कौन होते थे, विलेज के हेड होते थे। तो ग्रामीणी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अच्छा, डैश वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर। उस समय में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था, सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था, सरस्वती को। सिंधु नदी कहाँ पे बैठी थी, पंजाब में। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स, वॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स ऑफ डिसीज। मतलब किस वेद में मैजिक स्पेल्स यानी कि जादू टोने के बारे में और बीमारियों के बारे में बताया गया, तो किस वेद में बताया गया। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं, किस वेद में बताया गया। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था, सामवेद में क्या बताया गया, पोएटिक फॉर्म के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद में क्या बताया गया, रिचुअल्स के बारे में यानी कि रीति रिवाज के बारे में। अथर्ववेद में बताया गया था किसके बारे में, मैजिक स्पेल यानी जादू टोने के बारे में और बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया। तो राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा हमारे पास, अथर्ववेद। राइट आंसर अथर्ववेद। अच्छा, फार्मर्स ट्रेडर्स यूज टू कम इन डैश क्लास। जो किसान थे और व्यापारी थे किस क्लास में आ जाते हैं, तो ब्राह्मण में कौन आ जाते हैं, जो पढ़े लिखे होते थे और जो धार्मिक मामलों को देखते थे। शूद्र में जो बहुत ही गुलाम क्लास आ जाते थे, नीची जाति के लोग। क्षत्रिय में कौन आ जाते थे, योद्धा वगैरह आ जाते। वैश्य में कौन आ जाते थे, जो फार्मर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे। तो वैश्य हो जाएगा राइट आंसर। इन वैदिक पीरियड डैश अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इन द सोसाइटी। वैदिक पीरियड में रिस्पेक्ट किसकी थी सोसाइटी में, तो किसकी थी, वुमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। फिजिशियन नेम डैश हु रोट चरक संहिता। चरक संहिता नाम की जो किताब थी वो किस फिजिशियन लिखी थी, तो किसने लिखी थी, चरक नाम के फिजिशियन ने। अ प्लांट विच ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। एक पौधा जिससे ड्रिंक बनाया जाता था, कौन सा था वो, सोम, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वैदिक पीरियड का जो टाइम है, वैदिक पीरियड का जो लेक्चर है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।